नमस्कार, आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग द हिंदू समाचार पत्र में 8 अप्रैल 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक होने वाली है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हम इस क्लास में किन किन विषयों को संबोधित करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो कल आप लोगों से पूछे गए थे। इसके बाद हम लोग समाचारों के खंड पर चलेंगे और लोक अदालतों से जुड़े हुए विषय को देखेंगे। और आज एक बड़ा गंभीर विषय यहां पर हम लोग देखेंगे, जिसमें इस बात को देखा गया है कि लोक अदालतों के द्वारा जहां पर विवादों को निपटाने की दर अच्छी है, वहीं पर एक चुनौती भी सामने दिखाई पड़ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जल्दी न्याय देने के चक्कर में कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा हो। तो यह बहुत संवेदनशील विषय होगा, इसको हम यहां पर देखेंगे। इसके अलावा अगला विषय है कार्बन तटस्थता और विकास। दरअसल इस आलेख के अंदर में इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि भारत को कार्बन तटस्थता की जरूरत है या नहीं है। अब इसके पक्ष और विपक्ष की बातें हम लोग देखेंगे, विश्व के समुदाय के साथ जोड़ करके देखेंगे इन सारे विषयों को हम लोग। इसके बाद में अगला विषय होगा ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित। फिर उसके बाद में भारत और सेशेल्स के संबंध, एक पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स। इसके बाद रूस और पाकिस्तान के संबंध, जो कि एक जमाने में बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे जब सोवियत संघ अफगानिस्तान के अंदर में आकर के बैठा हुआ था उस समय। लेकिन अब इन दोनों के संबंध अगर हम समकालीन समय को देखें तो एक बेहतरीन स्तर पर दिखाई पड़ते हैं। तो इससे क्षेत्रीय संतुलन कैसे प्रभावित होगा, इन सारे विषयों को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। फिर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट और इससे जुड़ा हुआ महिलाओं की निजता का अधिकार। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति को, और फिर प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न, और उसके बाद मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों की रूपरेखा। आइए आरंभ करते हैं कल के प्रश्नों के उत्तरों के साथ में। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों के लिए होता है। जी बिल्कुल नहीं। यहां पर एक जो अपर एज लिमिट है दैट इज 65 इयर्स मैक्सिमम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, सीजेआई का वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। बिल्कुल सही बात है, यही वाला सही है। सी ऑप्शन क्या है हमारे सामने, निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करना बाध्यकारी है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये बाध्यकारी नहीं है। मतलब कि बोबड़े सर ने रमन्ना सर को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका नाम प्रस्तावित किया, लेकिन यह चीज बाध्यकारी नहीं थी बोबड़े सर के ऊपर में। यहां पर एक बिंदु जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो बिंदु यहां पर यह है कि भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ सलाह मशविरा करके वो एक ऐसे व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नामित करेंगे जो कि उस पद को धारण करने के योग्य होगा। पद को धारण करने के योग्य, ये मैं दोबारा से बोल दिया हूं इस लाइन को, इस शब्द को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इस आधार पर यह वाला पॉइंट भी गलत है। एक तो बाध्यकारी नहीं है, दूसरा इसमें पद को धारण करने की योग्यता, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बाद अगला विकल्प है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का पदेन कार्यकारी अध्यक्ष होता है। जी बिल्कुल नहीं। एक्स ऑफिशियो मतलब इसका होता है पदेन, कि उस पद के साथ कोई व्यक्ति दूसरे पद को भी धारण कर ले। जैसे कि बड़ा अच्छा उदाहरण है भारत के उपराष्ट्रपति, कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। मतलब कि राज्यसभा के सभापति का अलग से चुनाव नहीं होता है, उपराष्ट्रपति उस काम को अपने आप संभालते हैं। तो वो चीज यहां पर नहीं है, तो डी वाला भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका जवाब है डी, कि देश में लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में सुधार या बदलाव की सिफारिश करना, ये इनका काम नहीं है। ये वाला जो है आप, ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये वाला गलत है और हमें नहीं ही बताना था, तो यही हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो पहला कथन है, ईवीएम का उपयोग पहली बार वर्ष 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। बिल्कुल सत्य बात है। ईवीएम के साथ वीवीपीएटी, दैट इज वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इससे किसी वोटर को यह मालूम चल जाता है कि उसने जिसको वोट दिया है उसी व्यक्ति को वोट मिला है कि नहीं मिला है। और इसका जो उपयोग है पहली बार वो नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। यह कथन भी सत्य है। ईवीएम में नोटा, नन ऑफ द अबव सहित अधिकतम 384 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान 1967 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। भारत और चीन 2003 से आसियान के सदस्य हैं। बिल्कुल गलत बात है। दक्षिण पूर्व एशिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष आसियान के द्वारा जारी की जाती है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये जो रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बी सी डी तो ठीक है। ये जो ए वाला है ये वाला गलत है। और देखिए, ये जो प्रश्न आप लोगों को हम लोग बताते हैं प्रीवियस ईयर वाले, जो कि सिविल सेवा में पूछे जा चुके हैं, इनको बताने का जो तात्पर्य है वो ये होता है ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आप की परीक्षा के अंदर में किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। और जब परीक्षा के प्रश्नों के नेचर को आप समझ लेंगे, उसकी प्रकृति को आप समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप जब किसी चीज को पढ़ेंगे तो वहां से आपके दिमाग में अपने आप ये बात आनी शुरू हो जाएगी कि यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है। अब तानसेन जो उपाधि थी अकबर ने तो नहीं दी थी, तो किसने दी थी? ग्वालियर के महाराज थे विक्रमजीत, उन्होंने ये उपाधि दी थी। ये इसका सही जवाब। आइए स्टूडेंट्स, समाचारों के खंड की तरफ आगे चलते हैं। हमारा जो पहला समाचार है पेज संख्या 7 से लिया गया है। GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। फॉर लोक अदालत स्पीड ओवर राइट्स क्वालिटी। इस आलेख में ये बताने का प्रयास किया गया है कि लोक अदालतों के माध्यम से जो लंबित मुकदमे हैं उनको तेजी से निपटाने का प्रयास तो किया गया है। और जब हम आंकड़े देखते हैं तो वो आंकड़े ऐसे हैं कि कोई भी उस पर आश्चर्य कर सकता है, खुशी महसूस कर सकता है कि चलिए कहीं पर तो मुकदमे तेजी से निपटाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर इस बात की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा गया है कि तेजी से मुकदमे निपटाने के चक्कर में कहीं गुणवत्ता में कमी तो नहीं आ रही है, क्योंकि लोक अदालतों के जो निर्णय होते हैं उनके ऊपर कई प्रकार की न्यायिक सीमाएं भी होती हैं। तो एक बात तो यह कही जाती है कि न्याय देने में देरी करना न्याय से वंचित करना है, लेकिन जल्दी न्याय देने के चक्कर में गलत तरीके से न्याय कर देना, इसे भी तो सही नहीं कहा जा सकता है। यहां पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच, ये एक प्रकार का संवैधानिक आदेश है भारत के अंदर में, निश्चित रूप से है, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा समर्थित भी है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदुओं को भी देखते हैं। जैसे 2021 की जो पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, और इसी में लोक अदालतों का जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपके सामने रखा गया है। जैसे कि ये करीब 38 सालों से काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात देखने वाली है कि क्या इन लोक अदालतों ने अपने बनने के बाद से कुशलता से कार्य किया है, और अगर कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी को सुधारने की आवश्यकता है ताकि न्याय की गुणवत्ता को सही किया जा सके। आइए कुछ अन्य बिंदु भी देखते हैं।
तो ऐतिहासिक घटनाक्रम की अगर हम लोग बात करें तो जब भी लोक अदालतों से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने आएंगे तो अगर इन जो है बिंदुओं को आप वहां लिख देंगे तो बहुत अच्छा उत्तर आपका बन पड़ेगा। अगर निबंध के विषय में भी कुछ लिखना पड़ता है लोक अदालतों के बारे में तो ये बहुत अच्छे अच्छे बिंदु यहां पर आपके लिए जो है मौजूद हैं। देखिए 1949 था, महात्मा गांधी के एक शिष्य थे हरिवल्लभ पारिक और उन्होंने रंगपुर गुजरात के अंदर में लोक अदालतों को काफी ज्यादा प्रचलित किया। 1976 में संविधान का 42वां संशोधन करके अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया जिसके माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को यहां पर रखा गया। निश्चित रूप से गरीबों तक न्याय को पहुंचाने का यह एक अच्छा प्रयास था। 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट लाया गया जो कि 1995 में लागू हो पाया। तो इस तरीके से भारत के अंदर में लोक अदालतों की विकास प्रक्रिया को तो हमने देख लिया। 2016 से लेकर 2020 तक अगर हम कुछ खास बातें देखें तो राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इनके माध्यम से करीब 3 करोड़, ये लगभग की बात है, इतने मामले सुलझाए जा चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये, और वो भी ऐसे समय में जब निचली अदालतों में करोड़ों के हिसाब से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उच्च न्यायालयों की बात करें तो वहां पर लाखों की तादाद में मामले पेंडिंग पड़े हैं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में भी एक बड़ी संख्या लंबित मुकदमों की मौजूद है। और वहां पर जब हम ये आंकड़ा देखते हैं तो अच्छा तो महसूस होता है, लेकिन अच्छा महसूस करने के चक्कर में किसी विषय से जुड़े हुए अन्य संवेदनशील बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जरा देखिए आप लोग, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार उच्च न्यायालयों में 20.4% मामले 5 से 10 साल पुराने हैं। 17% से अधिक मामले 10 से 20 साल पुराने हैं। व्यक्ति न्याय की प्रतीक्षा में है। न्यायमूर्ति वीवीएस राव ने, जो कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने कुछ साल पहले यह बात कही थी कि जो मौजूदा बैकलॉग है मुकदमे का, अगर इसे हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे तो 320 साल के आसपास लग जाएगा। अब इन सब बिंदुओं को अगर आप अपने उत्तर में डालते हैं तो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। खासतौर पर निबंध में ये आंकड़े बहुत मददगार साबित होते हैं। और अगर आंकड़े नहीं भी याद रहे आपको तो और आपने इस संस्था का नाम ही लिख दिया राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, तो एग्जामिनर को यह समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट को आती हैं चीजें, पढ़ी हैं उसने। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगला विषय है कोविड-19 महामारी के दौर में जब अदालतों के अंदर में भौतिक रूप से क्रियाकलाप नहीं हो पा रहे थे तो ई लोक अदालतों का आयोजन आरंभ किया गया। हालांकि इस बात को देखा गया कि ई लोक अदालतों में जो मामले निपटाए गए उनकी संख्या थोड़ी सी कम थी, लेकिन प्रोसेस तो आगे बढ़ा। इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के अध्यक्ष हैं और हाल ही में ई कोर्ट परियोजना के चरण 3 का प्रारूप प्रकाशित किया गया है और एक बार यह सामने आएगा तो इसके आने से न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता में निश्चित रूप से सुधार होगा और ये एक गेम चेंजर के रूप में काम कर सकता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक विषय बहुत ध्यान देने वाला है, तकनीकी विषय एकदम है ये, कि पंजाब राज्य बनाम जलोर सिंह मामला 2008, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि लोक अदालत का कार्य सुलह करवाना है, कोई न्यायिक कार्य करना नहीं है। और यहां पर इस बात को कई बार देखा गया कि जो धनी लोग होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, वो गरीबों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में उन्हें सुलह करने के लिए मजबूर कर लेते हैं लोक अदालतों के अंदर में, और निश्चित रूप से यह गलत है। महिलाओं की बात करें तो जो पारिवारिक लोक अदालतें हो जाती हैं वहां पर पता लगा शादी बचाने के लिए एक महिला पर दबाव डाला गया कि आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं आप थोड़ा उनको मैनेज करिए और परिवार को अपने देखिए, परिवार को अपने बचाइए। लेकिन लोग यहां पर यह भूल जाते हैं कि एक महिला भी एक मनुष्य है और उसके भी मानव अधिकार हैं और उसकी गरिमा की रक्षा सबसे पहले आती है। लोक अदालतों के संदर्भ में भोपाल गैस कांड की केस स्टडी को बड़े
ध्यान से समझा जाना चाहिए, जहां पर पीड़ितों को जिस तरह से न्याय दिया गया उस पर अब तक सवाल खड़े होते हैं। उनके साथ जो घटनाएं घटी उनको बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा अन्याय कहा गया। उनमें से बहुत से लोग आज भी जो मुख्य धारा की अदालतें हैं उनसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले में हमें लोक अदालतों का एक नकारात्मक चेहरा देखने को मिला था, तो हमें इन सब जो है दूसरे बिंदुओं पर भी ध्यान रखना होगा। अब जब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमन्ना सर का नाम सामने आ ही चुका है, तो उनसे निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद होगी कि वो लोक अदालतों में न्याय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, नवाचारों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास अवश्य करेंगे, ताकि न्याय देने की प्रक्रिया गतिशील भी रहे और जो न्याय दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे, किसी के साथ अन्याय ना होने पाए। जैसा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कहते भी हैं कि भले न्याय देने में थोड़ी सी देरी हो जाए लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार जो है पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसको हम लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो खंड है उसके साथ में भी जोड़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात यहां बताना चाहूंगा कि कल के सत्र में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन कल का जो हमारा मुख्य बिंदु था वो था कार्बन न्यूट्रलिटी, इसकी आवश्यकता। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि भारत के लिए कार्बन न्यूट्रलिटी आवश्यक है या नहीं है। तो कल का जो डिस्कशन था और जो आज का डिस्कशन है उन दोनों को जब आप जोड़ करके देखेंगे तब इस विषय के बारे में आपकी जो एक समझ है वो पूरी हो जाएगी। आप इस चित्र को देखिए, चित्र काफी कुछ दिखा रहा है कि एक तरफ दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और दूसरी तरफ विकास की आवश्यकताएं भी हैं। आइए देखते हैं जरा। जो कार्बन न्यूट्रलिटी की घोषणा की गई है, भारत को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेखकों का यह विचार है। उनके तर्क क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे और लेखकों का यह कहना है कि हमारी तात्कालिक आवश्यकता विकास है और हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम इस शब्द की बात करें कार्बन न्यूट्रल, तो आसान भाषा में आप ये समझिए कि प्रकृति में कार्बन का जितना उत्सर्जन हुआ उतना अवशोषण भी हो गया, तो बात न्यूट्रल हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर कार्बन का उत्सर्जन तो बहुत कम होता है, वो कार्बन का अवशोषण अधिक करते हैं, तो ऐसे देशों को हम लोग कहते हैं कार्बन नेगेटिव, जैसे कि भूटान। कुछ देश ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, तो ऐसे देशों के ऊपर में कार्बन उधारी, कार्बन डेब्ट वर्ड का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है कि वो देश दूसरों के हिस्से का जो कार्बन है उसका भी उत्सर्जन कर रहे हैं और ऐसे देशों को इसकी कीमत अदा करनी होगी, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका का नाम आता है और यूरोपियन यूनियन के देशों का नाम आता है। अगर आप इस चित्र को देखें तो आपको दिखेगा कि वातावरण के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर क्या है, कन्वर्टेड इनटू न्यू प्लांट मटेरियल बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे के जो अन्य पदार्थ हैं उसमें इसका परिवर्तन हो जाता है। अब इसके बाद जलाने के माध्यम से, फसलों के माध्यम से फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण में फिर से आती है। फिर यहाँ पर कार्बन रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वातावरण में पहुंची और उसके बाद में फिर से पौधों में। तो ये चक्र हमको इस बात को दिखा देता है कि किस तरह से कार्बन जो है प्रकृति के अंदर में मौजूद है और कार्बन चक्र कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन अब अगर यहां पर ऐसा हो जाए कि कार्बन का उत्सर्जन अधिक होना आरंभ हो जाए और प्रकृति के अंदर में जो उसके अवशोषण की प्रक्रिया है वो उस कार्बन का अवशोषण ना करने पाए, जो अधिक मात्रा में कार्बन ऐसे में होगा वो वातावरण में ही रह जाएगा और फिर उसके तरह तरह के दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, खास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। आइए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यहां पर एक संस्था है ऊर्जा और जलवायु खुफिया इकाई, ये नॉन प्रॉफिट संस्था है, ध्यान रखना गैर लाभकारी है,
और 32 देशों की मदद से इस सदी के मध्य तक कार्बन न्यूट्रल बनाने के उद्देश्य की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम इस कार्बन न्यूट्रलिटी की अवधारणा की बात करें तो इसकी जो अवधारणा है वो पेरिस समझौते का एक अनुच्छेद है 4.1, उससे जुड़ी हुई है। आप लोग भली भांति जानते हैं पेरिस समझौता तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए समझौता रहा है, और ये जो पॉइंट यहाँ लिखा है इसको बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे कि तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और इसे पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे। आगे देखते हैं, एक संस्था है IPCC, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, और उसका यह कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग पर 2018 की उसने रिपोर्ट में यह बात रखी थी कि 1.5 डिग्री अगर सेल्सियस रखना है पृथ्वी का, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो हमें 480 गीगा टन पर रखना होगा। इससे अधिक जाने का मतलब है कि तापमान में वृद्धि और अधिक होगी। लेकिन अगर हम वर्तमान दर की बात करें तो 42 गीगा टन के उत्सर्जन के माध्यम से ये जो बजट है 480 गीगा टन का, ये तो अगले 12 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इसमें जवाबदेहिता कैसे तय की जाए? आप लोग जरा इस शब्द को समझिए, कार्बन स्पेस, जैसे कि 480 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की जो बात आपके सामने की गई, ये कैसे निकाली गई चीज? इसका संबंध दरअसल स्टूडेंट्स कार्बन स्पेस के साथ में है। कार्बन स्पेस जो है ये बजट ये बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति से पहले के तापमान के मुकाबले अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक और इससे कम रखने के लिए CO2 के उत्सर्जन की सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसमें ये लोग करते क्या है कि वर्तमान में जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और 2 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया जाता है, और जो अंतर है वही कार्बन स्पेस हो जाता है कि देखिए अगर इस सीमा से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ तो तापमान बढ़ जाएगा। तो इस बजट के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु औद्योगिक क्रांति के उत्तरार्ध के समय से लेकर वर्ष 2100 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की सीमा 2900 गीगा टन होनी चाहिए, और जिसमें से एक बहुत बड़ा उत्सर्जन हो चुका है और बहुत ही छोटा कार्बन स्पेस अब यहां पर बचा हुआ है। अब यहां पर लेखक बताते हैं कि भारत की स्थिति अलग कैसे है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को 2025 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और इन सब के बावजूद जो कार्बन उधारी रहेगी उस पर वो करीब 470 गीगा टन की रहेगी, और अगर पैसे के संदर्भों में बात करें तो यह करीब 14 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा कि इतना पैसा अमेरिका को खर्च करना चाहिए दुनिया के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने के संदर्भ में। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो 2033 तक इन लोगों को कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहिए। अब भारत की बात करते हैं, भारत इसमें क्यों ना शामिल हो, क्यों ना इस खेल में फंसे? तो लेखक यहां पर कहते हैं कि देखिए, एक तो विकास हमारी तात्कालिक जरूरत है, और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा गंभीर समस्याओं में फंस जाएंगे। इसके अलावा भारत पर कोई कार्बन उधारी नहीं है, मतलब यह हुआ कि हमारे यहां पर जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो हमारी देश की जो सीमा है उसके अंदर में ही है। मतलब भारत से जितना कार्बन का उत्सर्जन होना चाहिए हम उस सीमा से बाहर नहीं गए हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि हमने जब सीमा से अधिक उत्सर्जन किया नहीं, सीमा के अंदर में ही है, हमारे पास कोई कार्बन उधारी नहीं है, हमने किसी का हक नहीं मारा, तो फिर भारत कार्बन न्यूट्रलिटी में क्यों शामिल होगा? इसके अलावा लेखक यहां पर इस बात को भी उठाते हैं कि भारत लगातार स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रयास कर रहा है, और हम जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, चाहे वो अन्य माध्यम हो, और इनके माध्यम से तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की जो वृद्धि है उसको रोकने में भारत तो सहायक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को, और ये जो 4R का कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रिड्यूस,
रियूज, रिसाइकल, रिमूव कि ऐसी वस्तुएं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती हैं वातावरण में, उन वस्तुओं के प्रयोग को कम किया जाए, रिड्यूस करिए। अधिक से अधिक वस्तुओं का पुनर्प्रयोग करने का प्रयास करिए, रीयूज करने की कोशिश करिए। इसके बाद रिसाइकल करने का प्रयास करिए ताकि नए संसाधनों पर दबाव कम पड़े और धीरे धीरे ऐसी वस्तुओं को जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है उन्हें हटाने का प्रयास किया जाए। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये भारत का एक बहुत बड़ा योगदान होगा और भारत प्रयास इसमें कर भी रहा है। तो इन्हीं सब आधारों पर लेखकों के द्वारा इस बात को उठाया गया है कि भारत को अभी कार्बन न्यूट्रलिटी के अंदर में शामिल होने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार पेज संख्या 7 से लिया गया है। GS2 सोशल जस्टिस के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग GS1 के साथ में भी जोड़ सकते हैं, जो इंडियन सोसाइटी वाला जो खंड है वहां से भी ट्रांसजेंडर समुदाय की बात यहां पर की गई है। आइए देखते हैं जरा। चर्चा में इसलिए है स्टूडेंट्स कि छत्तीसगढ़ पुलिस में ट्रांसजेंडर समुदाय के 13 सदस्यों को शामिल किया गया है और 2014 में नालसा और भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है अपने स्वयं के पहचाने गए लिंग को तय करने का अधिकार रखते हैं कि वो अपने आप को पुरुष के रूप में दिखाना चाहते हैं या महिला के रूप में दिखाना चाहती हैं। ये उनका अपना निजी अधिकार होगा। अब यहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल हमारे सामने आता है। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया। जिला स्तर पर समितियां बनाई गई ताकि वो थर्ड जेंडर के जो व्यक्ति हैं उनके भले के लिए काम कर सके, उनके कल्याण के लिए कार्य कर सके। और राज्य के अंदर में जो फॉर्म वगैरह थे, आवेदन पत्र थे, उनमें पुरुष और महिला के साथ साथ में तीसरे लिंग का विकल्प भी दिया गया। वैधानिक प्रयासों की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम 1966 है, योग्यकार्ता इंडोनेशिया सिद्धांत 2006 है। इन सब का संबंध ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के संदर्भ में है। अगला समाचार पेज संख्या 10 से लिया गया है। GS2 IR के साथ में जोड़ सकते हैं आप, और इसमें सेशल्स और भारत के संबंधों की बात की गई है। और अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तेज गश्ती जहाज PS जोरोस्टर सेशल्स के कोस्ट गार्ड को सौंपेंगे और जो वहां के नेता हैं सेशल्स के श्री राम कलावन जी, जब से वो चुनाव जीत करके आए हैं उसके बाद से हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनकी ये पहली बातचीत होगी। सेशल्स की बात अगर हम लोग करें तो ये पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है, द्वीप समूह है मुख्य रूप से ये। और भारत लगातार सेशल्स के साथ में सहयोग को बढ़ाने के प्रयास करता रहा है। खास तौर पर समुद्री लुटेरों को रोकने में सेशल्स हमारी काफी मदद कर सकता है। अदन की खाड़ी के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर सेशल्स का काफी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। असम्पशन द्वीप पर जो है यहाँ पर नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा एक बेस बनाने की बात भी चल रही थी। हालांकि उस दिशा में अभी महत्वपूर्ण जो प्रगति है वो होनी बाकी है, लेकिन प्रयास तो किए ही जा रहे हैं। इसके अलावा भारत जो है कोविशील्ड वैक्सीन भी सप्लाई कर रहा है सेशल्स को, ताकि सेशल्स इस आपदा से निपट सके। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये सेशल्स है, ये असम्पशन आइलैंड का क्षेत्र है, पड़ोस में यहाँ पर मेडागास्कर का क्षेत्र भी है, मालदीव्स, डियोगो गार्सिया, इसके अलावा मॉरिशस के क्षेत्र सब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और हिंद महासागर के अंदर में ये सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और आप ये देखिए कि यहीं पर जो है पास में ही पूरा क्षेत्र है अदन की खाड़ी वाला, जहाँ पर यमन देश स्थित है और ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 13 से लिया गया है। GS2 IR के साथ में जोड़ेंगे इसको हम लोग। रशिया टू सप्लाई मिलिट्री गियर टू पाकिस्तान।
देखते हैं जरा जुड़े हुए मुद्दों को। देखिए, एक समय था 1980 का दशक, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान के अंदर में आधमका, अफगानिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास शुरू किया उन लोगों ने। और अफगानिस्तान के अंदर में जो कम्युनिस्ट विरोधी जो है लोग थे, उनको लगातार पाकिस्तान सहायता कर रहा था और पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा मदद दी जा रही थी। इसी समय तालिबान और अलकायदा जैसे संगठनों का बड़ी तेजी के साथ में उभार हुआ सोवियत संघ के विरोध में। अच्छा, 1989 आते आते स्टूडेंट्स, सोवियत संघ तो यहां से बाहर चला गया, फिर सोवियत संघ के साथ में बहुत बुरा हुआ, सोवियत संघ टूटा। लेकिन दुनिया के अंदर में आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ी, क्योंकि जो आतंकवादी सोवियत संघ के विरोध के लिए प्रयोग किए जा रहे थे, अब उनके पास काम ही नहीं बचा और वो दुनिया के अंदर में अपना एजेंडा लेकर के आगे चल पड़े। और दुनिया ने जो कीमत चुकाई उसकी, वो हम सब ने देखी। यहां तक कि 1989-90 के समय भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर में जो उपद्रव हमने देखा, वह भी अफगानिस्तान के साथ में एक हद तक जुड़ा हुआ था। तो हम पर भी इसका एक बड़ा गंभीर असर हुआ, जिसकी तासीर अब तक महसूस होती है। अब ये तो वो दौर था। अब अगर वर्तमान समय की हम लोग बात करें, तो पाकिस्तान और रूस के जो संबंध हैं, वो सर्वकालिक सर्वोच्च स्तर पर दिखाई पड़ते हैं। और ये फिर से इस बात को दिखा देता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता। इसके अलावा हम इस बात को भी देख रहे हैं कि रूस जो है, पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची और पूर्वी शहर लाहौर के बीच एक गैस पाइपलाइन का निर्माण भी कर रहा है। दोनों देशों के बीच मैत्री या फ्रेंडशिप नाम से सैन्य अभ्यास भी हो रहे हैं। और अब इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना कि अभी कुछ समय पहले ही ईरान और चीन के बीच 25 साल के लिए विकास समझौता हुआ है। और इसके अलावा अफगानिस्तान से अब धीरे धीरे अमेरिका बाहर भी निकल रहा है। तो अब इस क्षेत्र के अंदर में जो एक खालीपन आएगा, चीन और रूस उसे भरने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो मध्य एशिया के अंदर, पश्चिम एशिया के अंदर में आपको यह बात विशेष रूप से दिख जाएगी कि रूस और चीन अपने जो सहयोगी हैं उनकी संख्या को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से दुनिया के अंदर में जो शक्ति संतुलन है, वो आने वाले समय में एक बड़ा जो है टर्न लेने वाला है। अब ये दुनिया की शांति के लिए अच्छा होगा, खराब होगा, ये भविष्य बताएगा। आगे बढ़ते हैं। आप इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं पाकिस्तान की भौगोलिक अवस्थिति को। आप देख लीजिए कि एक तरफ ये ईरान से जुड़ा हुआ है और चीन पाकिस्तान के अंदर में तो खूब उसने निवेश किया ही किया है, और अब ईरान के अंदर भी उसका निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में एक बड़ी सीमा साझा करता है और अमेरिका के यहां से जाने के बाद में अफगानिस्तान के अंदर में पाकिस्तान का जो रोल है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ये सब चीजें जो है यहां पर पाकिस्तान को महत्वपूर्ण बना देती हैं। और आप इस बात पर भी ध्यान देना कि हालिया समय में भारत के भी जो संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए थे पाकिस्तान के साथ में, अब थोड़ा सा सुधार की उम्मीद हमें वहां पर दिखाई पड़ रही है। अब वो सुधार कब तक होगा, कब तक चलेगा, वो सब एक आपके दिमाग में भी डाउट हो सकते हैं, सबके दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन जो बर्फ जमी हुई थी रिश्तों पर, वो थोड़ी तो पिघल रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS1 के अंदर में जो सोशल इश्यूज का खंड है उससे जोड़ सकते हैं, GS2 का जो पॉलिटी वाला खंड है उससे जोड़ सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस विषय पर भी कल आपको पढ़ाया जा चुका है और आज इसको आप पढ़ लेंगे तो जो है चीजें और आपको स्पष्ट होंगी। मैं एक बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप जब इस आर्टिकल को पढ़ें तो उस बिंदु पर विशेष ध्यान रखें, और वो बिंदु ये है कि ये जो MTP एक्ट है, इसके अंदर में एक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है।
ठीक है। और वो बोर्ड महिला को गर्भपात की अनुमति प्रदान करेगा। तो अब यहां पर जो लेखिका है मुख्य रूप से, जिसमें जो महिला है स्नेहा मुखर्जी, उन्होंने इस बात को उठाने की कोशिश की है कि देखिए, गर्भपात कराना नहीं कराना, किन हालातों में कराना है, ये एक महिला की निजता का मुद्दा है। और उसमें वो महिला अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में सलाह करके उस दिशा में आगे बढ़ सकती है। दुनिया के अन्य देशों में लगभग यही बातें हैं, लेकिन भारत के अंदर में ये जो मेडिकल बोर्ड का गठन करना, फिर वो परमिशन देगा गर्भपात की, ये महिला की जो निजता है उसका एक प्रकार से उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस विषय को आप ध्यान में रख करके इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। कुछ एक महत्वपूर्ण केसेस देखे गए हैं, उन केसेस को आप लोग जो है अपने नोटबुक के अंदर में लिख लेंगे तो बहुत है, बाकी चर्चा कल हो ही चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अगला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS3 इकोनॉमी से जोड़ देंगे इसको हम लोग। और यहां पर फिर से वही मुद्दे उठाए गए हैं पुराने, जो कि मैं खुद भी आपको कई बार बता चुका हूं कि कोविड-19 इस महामारी से बाहर निकलते हुए सरकार को खर्च बढ़ाना भी है, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान भी रखना है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना रहे, खाद्य मुद्रास्फीति पर विशेष रूप से। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्रास्फीति बढ़ने से लोगों की स्थिति अच्छी होने की बजाय और खराब हो जाए। तो वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह की बातें हैं जो खूब बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसको लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, इनके ऊपर आज के द हिंदू के अंदर में न्यूज आई है इन सारे प्रश्नों से जुड़ी हुई। तो आपको मेरी सलाह यह होगी कि आप एक बारी उस न्यूज पर निगाह डालें, फिर इस प्रश्न को फिर से देखें, तो आपके जो सही उत्तर हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, GI टैग भवानी जमक कलम किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेपो दर को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित करता है? विकल्प है RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बेची गई प्रतिभूतियों को खरीद कर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। दूसरा है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक RBI को अपनी प्रतिभूतियां बेचकर RBI से धन उधार लेते हैं। सी है A और B दोनों, डी है इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है भारत अल्कलाइड के निष्कर्षण हेतु अफीम पोस्ता फसल की खेती की अनुमति देता है। दूसरा है भारत वर्तमान में केवल वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित उपायों के अनुसार अफीम गोंद से अल्कलाइड निकालता है। तीसरा है अफीम से निकाले गए अल्कलाइड का उपयोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाता है तथा कई देशों में निर्यात किया जाता है। विकल्प है केवल एक और दो, केवल तीन, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला है भारत में सौर क्षमता की वृद्धि वर्तमान में आयातित सौर PV सेल और मॉड्यूल पर काफी हद तक निर्भर करती है क्योंकि घरेलू विनिर्माण उद्योग में परिचालन क्षमता सीमित है। दूसरा है उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, जिसे उच्च दक्षता के सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, को सामरिक क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने के लिए अनुमोदित किया गया है। तीसरा है PLI योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवार अक्षमताओं को दूर करके वृहद पैमाने की अर्थव्यवस्था के निर्माण और दक्षता सुनिश्चित करके भारत के विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विकल्प देख लेते हैं, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा पर प्रोटोकॉल 1974 निम्नलिखित में से किसके बीच एक द्विपक्षीय समझौता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और चीन। अगला प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का क्या उद्देश्य है? पहला कथन है यहाँ पर
भारतीय परिवारों के पास बेकार पड़े सोने को अर्थव्यवस्था में लाना। दूसरा है स्वर्ण और आभूषण क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देना। तीसरा है स्वर्ण के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना। विकल्प हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इसके बाद मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, लोक अदालतों के तेजी से काम करने से न्याय में गुणवत्ता की कमी की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है? सुझाव दीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। उत्तर की संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लोक अदालतों का एक परिचय हम देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लोक अदालतों का महत्व क्या है, उसके बाद इनकी जो कार्यप्रणाली है इसको दिखा देंगे। फिर हम चुनौतियों की बात करेंगे, यहाँ पर महामारी से जोड़ करके भी इस बात को हम लोग देखेंगे। ई अदालतों की बात भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में गरीबों और महिलाओं से जुड़े हुए जो चिंताएं हैं उन पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे चुनौतियों के सेगमेंट में ही। इसके साथ साथ में जो भोपाल गैस कांड हुआ था वहां पर लोक अदालतों की जो भूमिका रही उस केस स्टडी को भी सामने रखेंगे। इसके बाद भविष्य की बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर तकनीक और नवाचारों का प्रयोग करके कैसे लोक अदालतों की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा कर देंगे। एक अच्छा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। कार्बन न्यूट्रलिटी के प्रयासों से भारत को अभी दूर रहना चाहिए क्योंकि विकास अभी भारत की तात्कालिक जरूरत है। इस कथन के आलोक में वैश्विक जलवायु समस्या के विरोधाभासों पर प्रकाश डालिए। 250 शब्द, 15 अंक। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग कार्बन न्यूट्रलिटी का परिचय देंगे। इसके बाद कार्बन न्यूट्रलिटी और पेरिस जलवायु समझौते का जो संबंध है उसको दिखाएंगे। फिर अमेरिका और यूरोप की जो स्थिति है, जो कार्बन उधारी की जो बात मैंने की थी उसको दिखा देंगे। आईपीसीसी की रिपोर्ट और जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की जो सीमा की बात की गई है उसको यहाँ दर्शा देंगे। कार्बन स्पेस की बात कर देंगे। तो निश्चित रूप से एग्जामिनर को यहाँ पर एक ये मैसेज चला जाता है कि आपको टर्मिनोलॉजी पता है। इसके बाद भारत की जो स्थिति है उसको दिखाएंगे और फिर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के संदर्भ में भारत के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी दर्शाएंगे और इसके साथ साथ में जो विकास की आवश्यकता है भारत की उसको भी दिखाएंगे। तो इस तरीके से निष्कर्ष इसका बन पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आज की जो क्लास है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। आज की क्लास को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।